वेलकम टू विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। ये लेक्चर आपका आईपीसी के लिए है, जिसके अंदर हम आज आपका फोर्थ मॉड्यूल जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेक्शन 304 बी से। डायरेक्ट आप खोल के रखिए सामने। ये सेक्शन कई दूसरे सेक्शन से जुड़ा हुआ है। डाउरी डेथ 304 कैपिटल बी के अंदर दी हुई है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें कई दूसरे शब्दों के मीनिंग जानने के लिए हमें अलग अलग सेक्शंस के अंदर मूव करना पड़ेगा। तो आप उन सेक्शंस को नोट कर सकते हैं एक जगह कि आपको कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, या फिर आप किसी और तरीके से उसको नोट कर सकते हैं जैसे भी आप सुविधाजनक महसूस करें। ओके, तो आईपीसी में 304 बी डाउरी डेथ स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ है? देखिए, डाउरी डेथ नाम से साफ है, डाउरी के लिए डेथ हुई है। मैंने क्या कहा? डाउरी के लिए, ठीक है, डेथ फॉर डाउरी। तो इसमें दो चीजें हैं जो बेसिकली इसके अंदर होनी कंपलसरी है। अगर ये दो नहीं है, डाउरी डेथ तो नहीं बनता। कुछ और बन सकता होगा, उस पर हम आएंगे, लेकिन डाउरी डेथ नहीं बनेगा। तो डाउरी डेथ कैसे बनता है? दो चीजें होना जरूरी है। पहली बात, डेथ होना जरूरी है। अब किसकी होगी? हस्बैंड की? नहीं, वाइफ की, वुमन की। वर्ड इसमें वैसे वुमन यूज किया हुआ है, लेकिन ये वुमन वो है जो मैरिड है, मतलब वाइफ की, ठीक है। तो वो मैरिड वुमन जिसकी डेथ हो चुकी है, किस लिए? डाउरी की वजह से। तो डेथ मतलब वही जो सेक्शन 46 आईपीसी में दिया हुआ है। डेथ हम किसको मानते हैं? ह्यूमन पर्सन की जो डेथ है उसको हम डेथ मानते हैं, ठीक है। और वुमन मतलब जो सेक्शन 10 में दिया गया है। वुमन मीन्स एवरी वुमन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। एज से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में बाल विवाह भी होते हैं, तो वो भी है तो मैरिड वुमन ही। अब तो नहीं होते, लेकिन अगर हो भी जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं शादी का, ठीक है ना। तो मैरिड वुमन अगर उसकी डेथ हो जाती है डाउरी की वजह से, तो इसका मतलब वो डेथ डाउरी डेथ कहलाएगी। अब ये डेथ कैसे कैसे हो सकती है? तीन तरीके हो सकते हैं। या तो उसको जला दिया, जिंदा जला दिया उसको, या फिर उसको हमने इतनी बॉडीली इंजरी पहुंचाई कि उसकी डेथ ही हो गई, पीट पीट कर मार डाला। अब जरूरी नहीं है कि जिंदा ही जलाया गया हो, ये भी हो सकता है कि पहले पीटा हो फिर जला दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली उसकी मारपीट करने या जलने से मौत हुई है। या फिर कुछ और भी हो सकता है, क्या कि अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि एक इंसान अगर नेचुरली मरता या किसी एक्सीडेंटली मरता तब तो अलग बात होती, लेकिन उसके अलावा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अलावा अगर डेथ हुई है तो फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या ये डाउरी डेथ थी। मैंने कहा क्वेश्चन खड़ा होता है, तो इसका आंसर सिर्फ इतना साबित करने में नहीं होगा कि भाई ये मैरिड वुमन थी और डेथ हो गई और इन वजह से हुई है इसलिए डाउरी डेथ हो गई। नहीं, एक एलिमेंट बाकी है। वो क्या है? कि ये डाउरी के लिए होनी चाहिए, ठीक है, ये डाउरी के लिए होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है एसेंशियल एलिमेंट, वो है कि ये शादी के 7 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर 7 साल से ऊपर चले गए और फिर अगर वो डेथ होती है, चाहे डाउरी की वजह से क्यों ना हो, तो हम इस सेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डाउरी डेथ में कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि डाउरी डेथ होगी तो डेथ कैसे होगी, किस किस वजह से होगी, और शादी के 7 साल के अंदर होनी जरूरी है। अब शादी के 7 साल काउंट कहां से करेंगे? काउंट हम करेंगे, प्रूफ क्या होगा? वो होगा शादी का जो सर्टिफिकेट बनता है ना, उस सर्टिफिकेट के ऊपर डेट लिखी हुई होती है। और जब सर्टिफिकेट जब हम बनवाते हैं तो शादी का जो ओरिजिनल कार्ड है वो देना होता है। इसलिए शादी का ओरिजिनल कार्ड जो है उस पर डेट लिखी होती है, वही डेट हमें उसके अंदर मेंशन करनी होती है, ताकि जब सर्टिफिकेट बन के आएगा तो उस पर डेट भी लिखी हुई आ जाए।
तो वो डेट जो है उससे हम काउंट करते हैं 7 साल। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है या नहीं बनवाया, सोचे कि बाद में बनाएंगे और करते करते 7 साल निकल गए। जैसे कि अपन अगर अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनकी मैरिज तो हुई है लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट उनका कहाँ है? ठीक है, तो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, शादी नहीं हुई, क्या शादी तो हुई है, लेकिन अगर वहां पर डेथ हो जाती है और डाउरी डेथ ही होती है और 7 साल काउंट करने हैं तो करेंगे कहाँ से? मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, अब क्या करें? तो फिर दूसरे एविडेंस से हम उसको प्रूव करते हैं, चाहे वो ओरल एविडेंस हो या कहीं और कोई एविडेंस मिल जाए, कैसा भी एविडेंस, कोई बयान करवाएंगे हम गवाहों के जो साबित करे कि शादी लगभग इस तारीख को हुई थी। क्योंकि अब हमें लगभग से काम निकालना पड़ेगा। व्हेन यू डोंट हैव एनी एग्जैक्ट एविडेंस तो आपको एक आइडिया से काम निकालना पड़ेगा। अब उसमें हो सकता है कि 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए या 1 महीना भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अल्टीमेटली वो डाउरी की वजह से अगर डेथ हुई है प्रूव हो जाता है, देन इट इज डाउरी डेथ। लेकिन ये सेक्शन कहता है कि इतना भी काफी नहीं है, 7 साल के अंदर डेथ हो गई, इन वजह से हुई है, मारा पीटा और डेथ हो गई, ठीक है, लेकिन फिर भी ये डाउरी डेथ में नहीं आएगा। ये डाउरी डेथ में तभी आएगा जब ऐसी डेथ से ठीक पहले, ठीक है, वर्ड है सून बिफोर डेथ, ये प्रूव होना चाहिए कि ऐसी डेथ से ठीक पहले उस महिला के खिलाफ क्रूअल्टी यूज की गई थी या हैरेसमेंट किया गया था उसका। और क्रूअल्टी या ऐसा हैरेसमेंट जो है, इसका वो मीनिंग होगा जो सेक्शन 498 कैपिटल ए के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर फिजिकल और मेंटल क्रूअल्टी दोनों को इंक्लूड किया गया है। आप सेक्शन 498 ए निकाल लीजिए, उसको अभी हम यहाँ देख लेते हैं ताकि साथ के साथ ही हो जाए। तो 498 कैपिटल ए, जिसके अंदर क्रूअल्टी को डिफाइन किया गया है, इसको हम क्रिमिनल लॉ के अंदर क्रूअल्टी का मीनिंग कभी भी लेते हैं तो यहीं से कवर करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 498 ए कैपिटल ए आपने निकाल लिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, और इसके साथ में मैं यहाँ से अब पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है, क्रूअल्टी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है ये कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्रूअल्टी मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट होना चाहिए विलफुल, विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड। देखिए, क्रूअल्टी में हमने उसके साथ ऐसा कुछ किया कि अगली इतनी परेशान हो गई कि अब वो सुसाइड ही कर ले। सुसाइड किया या नहीं किया उस पर नहीं आ रहे, लेकिन क्रूअल्टी आपकी यहीं शो हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपकी क्रूअल्टी से परेशान होकर वो जो है सुसाइड कर ही ले, ना भी करे, उसकी मर्जी, जीवन उसका है। और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमन, या उसकी जो लाइफ है, उसके लिम्ब यानी कि शरीर के हिस्से हैं, ठीक है, या और तीसरी चीज क्या है, उसकी हेल्थ, वो इतनी बुरी तरह प्रभावित हो जाए कि अब जो है सारी हदें पार हो चुकी हैं, उनको खतरा हो गया है, उसकी हेल्थ को खतरा हो चुका है, अब उसको एडमिट करवाना पड़ गया, उसको इतनी भयंकर इंजरी हो गई है, उसकी लाइफ खतरे में पड़ गई। तो अगर इस तरह का अगर आप विलफुल कंडक्ट करते हैं तो कंडक्ट कैसा भी होगा, चाहे वो फिजिकल रूप से हो या ताने मारते जा रहे हैं, है ना, तो वो भी क्रूअल्टी में ही आता है, क्योंकि वो मेंटल क्रूअल्टी में आ जाता है। और दूसरा यहाँ दिया गया हुआ है, हैरेसमेंट ऑफ द वुमन वेयर सच हैरेसमेंट इज विद ए व्यू टू कोवर्सिंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज द सेम मीनिंग एज हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी। और is on account of failure by her to any person related to her to meet such demand, कि आपने कोई हैरेसमेंट किया है ऐसा उसके लिए जो उसको कोवर्स कर रहा है, उसको कोवर्स कर रहा है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कोवर्स कर रहा है जिसमें वो इंटरेस्ट रखती है। किस लिए? कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, जो कि एक अनलॉफुल डिमांड में है। एक्चुअली आप उसके लिए लॉफुली एंटाइटल नहीं हो, लेकिन आप उससे डिमांड कर रहे हो उससे, ठीक है, और अगर वो उसको फुलफिल नहीं करते डिमांड को और फिर आप उसका हैरेसमेंट करते हैं तो उसका मतलब आप क्रूअल्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्रूअल्टी को समझ लिया, हैरेसमेंट समझ लिया। अब ये कर कौन रहा है, तो वो सेक्शन अगर आप पढ़ोगे उसमें मतलब आपको पता लग जाएगा, या फिर आप यहाँ पढ़ोगे तो उसमें भी दिया हुआ है कि सच क्रूअल्टी और हैरेसमेंट इज बीइंग कंडक्टेड बाय हस्बैंड और हस्बैंड्स एनी रिलेटिव, ठीक है ना। तो कोई भी करे क्रूअल्टी, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही करे, हो सकता है कि सास कर रही हो सकता है ससुर कर रहा हो, या हस्बैंड का कोई दोस्त आता है वो परेशान करता है, ठीक है ना। लेकिन वो तब होता है जब
जो है वहाँ पर डेथ से ठीक पहले उसके साथ ये सब किया गया है, तभी डायू डेथ की कंडीशन में आएगी। हो सकता है कि शादी के बाद बहू को जो है खूब परेशान किया 1 साल तक, लेकिन उसके बाद करना बंद कर दिया, और उसके शादी के 1 साल बाद तक जब खूब परेशान किया तो 1 साल निकल गया, और फिर 3 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होती है। तो अब वहां पर जो है उसके पीहर वाले ये ग्राउंड नहीं ले सकते कि उसके साथ मारपीट करते थे, कभी करते थे, डेथ से ठीक पहले थोड़ा ये सब हुआ है। ठीक है, डूब कर मौत हो गई जी महिला की, घर में बनाया हुआ है स्विमिंग पूल, डूब के डेथ हो गई, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अलावा हुई है। तो क्या अब वहां पर उसके जो पीहर वाले हैं वो ये ग्राउंड ले सकते हैं कि उसके साथ मारपीट होती थी? उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि डेथ से ठीक पहले होती थी। अब ठीक पहले मतलब कितना ठीक पहले, 1 दिन, 1 महीना, 2 महीने, इसका कुछ नहीं बताया हुआ यहाँ पर। ये एक रीजनेबल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शादी के 1 साल तक खूब परेशान किया और उसके बाद 3 साल बाद डेथ होती है। तो 3 साल बाद डेथ होती है और उससे उस 3 साल के दौरान तो परेशान किया ही नहीं ना। तो ये जो 3 साल का टाइम पीरियड जो है ना, ये एक इतना रीजनेबल टाइम पीरियड है कि इसके अंदर अगर कुछ नहीं किया गया है तो फिर वो क्रूएल्टी में कवर नहीं होगा, अगर कुछ कवर नहीं किया है तो। ठीक है ना। और ये जो डेथ हुई है सून बिफोर, जो हम क्रूअल्टी की बात कर रहे हैं हस्बैंड द्वारा या रिलेटिव द्वारा, ये क्रूअल्टी डाउरी के रिगार्डिंग होनी चाहिए, तब जाकर कहीं डाउरी डेथ में कवर होगा। तो डाउरी डेथ क्या हुई? डाउरी डेथ मतलब डेथ होना कंपलसरी है, वुमन की डेथ होना कंपलसरी है, और शादी के 7 साल के अंदर अंदर डेथ होना कंपलसरी है। वो भी इन 3 तरीकों से हो सकती है। ठीक है। और इसमें भी साबित ये करना पड़ेगा कि डेथ से ठीक पहले, जो कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता है, उसके साथ क्रूअल्टी की गई थी, जिसका मीनिंग हमने समझ लिया। 498A के अंदर दिया हुआ है, हरासमेंट किया गया था किसके द्वारा? या तो हस्बैंड या उसके कोई रिलेटिव द्वारा। ठीक है। और किस लिए किया गया था क्रूअल्टी? क्रूअल्टी की गई थी फॉर डिमांड ऑफ डाउरी। वैसे डाउरी जो है वो डिमांड ही होती है, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है, वो है स्त्रीधन। स्त्रीधन अलग होता है, डाउरी अलग होती है। शादी में जो कुछ भी सामान दिया जा रहा है, चाहे वो कैश हो या कोई और सामान हो, फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह जो कुछ भी दे रहे हैं, तो ये सब के सब स्त्रीधन है या डाउरी है, उसके लिए हमें सारी सिचुएशन समझनी पड़ती है। डाउरी को समझने के लिए आप द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 उसका सेक्शन 2 देख सकते हैं। उसके अंदर दिया हुआ है कि हम डाउरी किसको कहेंगे। डाउरी ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है या कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी ये वही होती है जो कि सेक्शन 30 आईपीसी में दी हुई है। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि डाउरी क्या होती है। तो डाउरी जो है ये शादी में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, अब शादी का पक्ष कौन सा हुआ, यहाँ पर पीहर पक्ष, ससुराल पक्ष, उसकी बात नहीं हो रही है। वो सब अपने शादी में लिख देते हैं, उसकी बात ही नहीं हो रही। शादी 2 लोगों के बीच में हो रही है, एक लड़का है और एक लड़की है, बाकी सब एक्स्ट्रा हैं। ये ध्यान रखना, जब आपकी शादी होगी तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, कि शादी में 2 पक्षकार लड़का और लड़की होते हैं, बाकी सब तो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है ना, उनकी जिम्मेदारी बताई गई है यहाँ पर। लेकिन पहला एलिमेंट जो है डाउरी का, जब आप ये सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें 2 चीजें दी हुई हैं। या तो शादी के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी देना या देने का वचन देना, एग्रीमेंट। और ये कब देना? या तो शादी से पहले या शादी के टाइम या शादी के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, उससे टाइम से फर्क नहीं पड़ता हमें पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस से मतलब ही नहीं है कोई। ठीक है ना, शादी के रिगार्डिंग हुई है और एक पक्ष दूसरे पक्षकार को देने के लिए ऐसी ऐसी बात करता है या दे रहा है। या फिर शादी के जो पक्षकार हैं, पार्टीज हैं, उनके कोई रिलेटिव्स, अब वो कौन कौन सकते हैं? तो वो उसके माँ बाप हो सकते हैं, मिलने वाले होते हैं, वो भी दुनिया भर के लोग आते हैं। तो उनमें से कोई भी अगर इस तरह की प्रॉपर्टी देने का वचन करता है या देता है, ठीक है ना, कई बार नहीं होता कि आप जो हैं हमें इतना रुपया उधार दे दीजिए, बेटी की शादी में लगाना है, मांग रहे हैं, तो हम वो दे देते हैं, बाद में आपको चुका देंगे। तो वो क्या बोलते हैं? ठीक है जी, मैं दे दूंगा।
तो लड़की के माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, दिया किसने? उनकी तरफ से जो मिलने वाले हैं उसने। लेकिन वो भी इसमें कवर हो रहे हैं कि डाउरी कौन दे रहा है उससे मतलब नहीं है, शादी के रिगार्डिंग दी जा रही है। और देने वाले जो हैं या तो दोनों पक्षकार में से कोई एक है या फिर उनके कोई मिलने वाले हैं, घर वाले हैं। तो वो अगर शादी के वक्त या शादी से पहले या शादी के बाद इस तरह की प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी देते हैं या देने का एग्रीमेंट करते हैं या प्रॉमिस करते हैं तो वो डाउरी में कवर होता है। लेकिन इसके अंदर डाउर यानी कि महर जो है वो कवर नहीं होती है, उसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्योंकि मुस्लिम लॉ जो शरीयत है उसके अंदर उसका एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि वो उनकी पार्ट ऑफ मैरिज है, उसके बिना मैरिज कंप्लीट नहीं होती, दैट इज पार्ट ऑफ मैरिज। लेकिन हम अगर दूसरे रिलीजन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टी होती है उसको हम डाउरी मानते हैं, ठीक है ना, दहेज मानते हैं। ओके, तो डाउरी जो है वो हमेशा बाय डिमांड होती है, डाउरी की डिमांड की जाती है। लेकिन कई बार ये नहीं होता कि हम तो जी कुछ नहीं लेंगे, लेकिन आपको कुछ देना है तो आप अपने हिसाब से ही दें, हम कुछ नहीं दे, हम कुछ मांग ही नहीं रहे। अब फिर भी अगर कुछ देते हैं, क्योंकि शादी होती है तो गिफ्ट दिए ही जाते हैं, लड़के को भी देते हैं लड़की को भी देते हैं। आपके अगर फ्रेंड्स के या कोई रिलेटिव की शादी होती है तो आप गिफ्ट लेके जाते ही हो। लड़के की तरफ से जा रहे हो तो लड़के को देते हो, लड़की की तरफ से जाते हो लड़की को देते हो, चाहे रुपए दो या कुछ और दो, वो आपकी मर्जी है। तो वो गिफ्ट जो है दिए जा रहे हैं वो दैट इज अ गिफ्ट जो शादी में उसको दिया है। तो लड़की को जो गिफ्ट दिया है तो लड़की उस गिफ्ट को वहां छोड़ के रोना आएगी, क्योंकि वो उसको दिया है, ठीक है ना। तो उसको दिया है तो वो तो साथ में लेके आएगी उसके। तो ये दहेज नहीं होगा, ये उसका गिफ्ट है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसकी प्रॉपर्टी मतलब वो क्या है? वो एक स्त्री है तो वो स्त्री का धन है, स्त्री धन है वो। तो डाउरी और स्त्री धन में जो बेसिकली फर्क होता है वो होता है डिमांड का। डाउरी इज डिमांडेड, स्त्री धन डिमांड नहीं किया जाता, वो या तो अपने आप दिया जाता है या गिफ्ट होता है, बस ठीक है, पर ले लो, काम में ले लो। और यही वजह है कि जब अगर कभी कोई लड़की शादी होने के बाद में अगर घर छोड़ के जाती है और अगर उसका सामान उसको नहीं दिया जाता तो वो 406 आईपीसी का चार्ज बनवाती है एफआईआर के अंदर, ठीक है। वो क्या होता है वो आप देख लेना, वो हम कवर कर चुके हैं वैसे ऑलरेडी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये डाउरी डेथ होती है। अब डाउरी डेथ के परिणाम क्या निकलते हैं? डेथ तो हो गई, अब परिणाम भी भुगत लो। तो परिणाम क्या है कि ऐसा जो हस्बैंड या रिलेटिव था उसके लिए वर्ड काम में लिया गया है डीम्ड, कि मान लिया जाता है, डीम्ड होता है ऑलरेडी कि उसने डाउरी डेथ की है, ठीक है। ये सब 304B में दिया हुआ है। लेकिन साथ में हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113 कैपिटल बी। वो ये कहता है कि जब भी डाउरी डेथ की जाएगी तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, वहां लिखा हुआ है कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि हस्बैंड या ऐसे रिलेटिव जिसने भी क्रूअल्टी या हैरेसमेंट किया है उसने ही डाउरी डेथ की है, और वो डाउरी डेथ ही है। अगर ये सब एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं ना तो वहां पर कोर्ट शैल प्रिज्यूम है, यानी कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा उसके ऊपर, किसके ऊपर? पार्टी के ऊपर। वो साबित करे कि डाउरी डेथ नहीं थी या फिर उसने क्रूअल्टी नहीं की। वो इन एलिमेंट्स के अंदर कोई लूप होल ढूंढे खुद के लिए, अदरवाइज सारे एलिमेंट्स पूरे हैं तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम है, सेक्शन 113 कैपिटल बी इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये अपना डाउरी डेथ हो गया। अब इससे मिलता जुलता एक सेक्शन है, वो है सेक्शन 306 आईपीसी। वो क्या कहता है? 306 आईपीसी कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कि जो कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करने के लिए किसी को अबेट करता है, उकसाता है, तो 306 आईपीसी अपराध कर रहा है वो। अब ये जो अबेटमेंट है ये किसी शादीशुदा महिला के लिए भी हो सकता है ना। अब ये अबेटमेंट अगर डाउरी के रिगार्डिंग था, इसका मतलब आपने उसके साथ मेंटल क्रूएल्टी की थी, क्योंकि क्रूएल्टी डेफिनेशन हमने पढ़ लिया कि आपका विलफुल कंडक्ट या हैरेसमेंट ऐसा है कि अगले को आप सुसाइड करने तक भी, यानी कि उसकी लाइफ को छीनने के लिए उसको अगर आप मजबूर करते हैं तो क्रूएल्टी में आ जाएगा। तो आप अगर मेंटल क्रूएल्टी कर रहे हैं फॉर इन रिगार्ड ऑफ डाउरी देन इट इज 304B, बट अदर देन डाउरी इट मींस इट इज नॉट डाउरी डेथ। अब वो 306 में है। देखो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर जरूरी नहीं है कि जो है सुसाइड कर ही लिया जाए, क्योंकि यहां है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। सुसाइड हो जाता है या नहीं होता है उससे मतलब नहीं है, आपने अबेटमेंट किया है, उसको इतना उकसा दिया, वो लिखते नहीं क्या कि मुझे सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप कभी कोर्ट फाइल पढ़ो
कभी इंटर्नशिप ढंग से की हो आपने, तो उसके अंदर क्रिमिनल मैटर्स के अंदर ये आपको FIR में लिखा हुआ मिल जाएगा कि मुझे मेरे ससुराल वाले सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हैं। तो 306 का अपराध बनता है उसके अंदर। तो शादीशुदा जो महिला है उसके लिए 306 लग सकता है। लेकिन अगर ये डाउरी के रिगार्डिंग है, क्योंकि उकसाते हैं, मजबूर करते हैं, मतलब क्रूअल्टी तो कर रहे हैं, क्रूअल्टी तो यहाँ भी हो रही है, क्रूअल्टी यहाँ भी हो रही है, लेकिन अगर ये क्रूअल्टी इन रिगार्ड ऑफ डाउरी है देन इट इज डाउरी डेथ, वो भी तब जब डेथ हो जाती है तो, ठीक है ना। और 306 के अंदर इवन देयर इज क्रूअल्टी बट स्टिल इट इज नॉट डाउरी डेथ बिकॉज दिस इज नॉट इन रिगार्ड ऑफ डाउरी, ठीक है। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन 304B एंड 306। 306 के साथ हम पढ़ते हैं सेक्शन 113 कैपिटल A इंडियन एविडेंस एक्ट का। 113 कैपिटल A, इसके अंदर दिया हुआ है कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, उसकी शादी के 7 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 7 साल के अंदर अंदर अगर उसके साथ क्रूअल्टी की जाती है और सुसाइड के लिए उसको अबेटमेंट किया जाता है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम, वर्ड वहां पर में कहाँ गया, में प्रिज्यूम करेगी, कर सकती है, सॉरी, में प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम नहीं है। तो आपके पास अगर इंडियन एविडेंस एक्ट अभी अवेलेबल है तो आप उसको खोल सकते हैं। उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल भी जाएगा 113 कैपिटल A के अंदर कि when the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband, तो वहां पर मान के चल रहे हैं कि सुसाइड हो गया है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सुसाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो, अगर हो गया है तो भी, or any relative of her husband, and it is shown, word है and it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years, 7 साल में सुसाइड हो गया, ठीक है, from the date of her marriage, and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, और उन्होंने उसके साथ क्रूअल्टी की थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो क्रूअल्टी की थी लेकिन नॉट इन रिगार्ड ऑफ डाउरी, ठीक है ना, अदरवाइज तो 113B के अंदर जाता है वो, लेकिन यहाँ पर 113A है क्योंकि इट इज नॉट इन रिगार्ड ऑफ डाउरी। तो कोर्ट में प्रिज्यूम, वर्ड है में प्रिज्यूम, और ये में या शैल जो है इतना इजी मत समझना, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपके LLB एग्जाम में नहीं, लेकिन जो जुडिशियल एग्जाम लगती हैं या जेलू एग्जाम लगती है उसके अंदर ये पूछ लेते हैं कि में प्रिज्यूम है कि शैल प्रिज्यूम है। Having regard to all other circumstances of the case that such suicide had been abetted by her husband or by such relative of her husband, तो हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने ही उसको जो है अबेट किया था, ये मान के चलती है कोर्ट में प्रिज्यूम, ठीक है ना। इसलिए इसमें लिखा है इन रिगार्ड ऑफ ऑल अदर सर्कमस्टांसेस, उनको ध्यान में रखते हुए, अगर और दूसरे सर्कमस्टांसेस जो है अगर प्रूव होते हैं उसके पक्ष में, सॉरी उसके खिलाफ, तो इसका मतलब अब कोर्ट जो है में प्रिज्यूम जो है उसका स्ट्रॉन्ग हो गया, अब वो शैल में कन्वर्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना, और फिर बाद में उसको जो है सजा मिल जाएगी। तो ये अपना 304B था, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 113 कैपिटल B था, 306 IPC पढ़ लिया और साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट का 113A भी पढ़ लिया। ओके, तो ये सेक्शंस आपको अच्छे से कवर हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत ही ईजी से हैं लेकिन थोड़े से टेक्निकलिटी भरे भी हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान चूका तो आपको जो है इसमें से कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। ओके, और इनको जो दूसरे जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस में आपको मैंने बताए हैं उनके साथ में ज़रूर पढ़ना, सिर्फ IPC पढ़कर मत रख देना, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको ओवरऑल स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अगर आप लंबी तैयारी करना चाहते हैं, LLB के अलावा आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का ही जो है अपना अप्रोच रखना होगा। तो इस लेक्चर में इतना करते हैं। आपका जो 4th मॉड्यूल चल रहा है इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम अगले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.